Why does EdTech have a bad reputation? You are 33 years old और आपने एक कंपनी क्रिएट करी है जिसकी वैल्यूएशन है लगभग 5,000 करोड़ रुपए. How do you do that? वैल्यूएशन में और खुद के वेल्थ होने में क्या डिफरेंस है? ये 5,000 करोड़ का कैसे बन गया? We stream roughly around 1 billion minutes every month, which translates to about 1900 years of content every month that gets streamed through our platform. That, ladies and gentlemen, is the scale, and that is why this gentleman is special, because you've been able to scale it to that extent. Anybody is taking coaching in the country, anybody is preparing for any exam and taking any form of coaching, 1 out of roughly 4 people would be using a ClassPlus application. किसी को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, बट क्वालिटी एजुकेशन ना सर आज की डेट में रियलिटी ये है कि कुछ पॉकेट्स में ही अवेलेबल है. एंड अगर आप बोलोगे कि क्या सारे टीचर्स ग्रेट होते हैं, बेस्ट होते हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट रियली गुड टीचर्स हु कैन रियली टीच वेल, जो वो लिमिटेड ही होते हैं. इमेजिन करिए कि एक दिन आपके बैंक अकाउंट में 750 करोड़ रुपए हों. इमेजिन करिए कि बिफोर द एज ऑफ 30 यू गेट फीचर्ड इन द फोर्ब्स मैगजीन ऑफ 30 अंडर 30. इमेजिन करिए कि आपकी एक कंपनी हो 5,000 करोड़ रुपए की. दीज आर ऑल थिंग्स दैट माई गेस्ट टुडे हैज़ ऑलरेडी डन एंड डस्टेड. एंड नॉट ओनली दैट, इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री को चेंज करा है 30 साल की उम्र से पहले. जिस चीज़ को हम एडटेक बोलते हैं, एडटेक को मानते हैं, वो क्या है? इतने पैसे, इतनी वेल्थ, इतनी वैल्यू कैसे क्रिएट होती है? ये नंबर्स जो सॉल्व करने में मुश्किल हो रही है सुनने में, उसके बारे में आज अच्छे से समझेंगे ये क्या होता है एग्जैक्टली. ये क्या फंडिंग वगैरह क्या होती है? व्हाट इज दिस स्टार्टअप स्टफ? हाउ डू यू डू दिस? व्हाट ही हैज़ डन, कैन वी डू द सेम? दैट इज माई फंडामेंटल क्वेश्चन. क्या हम ये कर सकते हैं जो इन्होंने किया है? वी विल ट्राई टू डू दैट. वी विल ट्राई टू लर्न टुडे. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट स्ट्रेट इनटू द कॉन्वर्सेशन विद भास्वत अग्रवाल, co-founder of ClassPlus. Welcome Bhaswat for this conversation. We're Thank very you so happy much. to have you here and very excited, and I am also very very curious क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसी बातें मुझे करनी है जो किसी और के साथ करी जा ही नहीं सकती. And one of those things is, what is this whole thing about money? Because let me give some perspective to the audience. You are 33 years old और आपने एक कंपनी क्रिएट करी है जिसकी वैल्यूएशन है लगभग 5,000 करोड़ रुपए. Is that correct? Correct. My main question is, I don't know if there is a requirement of any other question after this. How do you do that? कैसे होता है ये? इसका सर कोई प्लेबुक या फॉर्मूला तो नहीं है किताब में कि ऐसे होता है. जर्नी में बहुत सारे पॉइंट्स रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आए हमारी जर्नी में जिसको हाइंडसाइट में देखते तो डॉट्स कनेक्ट होते हैं. उस समय पे नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा. समराइज करता हूँ मैं 3 चीज़ों के ऊपर. फॉर एनी बिजनेस टू वर्क आउट फंडामेंटली 3 पीस की ज़रूरत होती है. पीपल, प्रोडक्ट, प्रॉफिट, और उसी ऑर्डर में. उन्हीं 3 चीज़ों का राइट होना ज़रूरी है उसी ऑर्डर में, तभी एक बिजनेस सक्सेसफुल होता है. एंड पोटेंशियली डिपेंडिंग ऑन कि किस मार्केट में हो, आपका एम्बिशन क्या है, वो बड़ा बनता है. 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ सर आउटकम है. इसकी पीछे की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग और फन रही है. और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है ऑडियंस को कि ये 5,000 करोड़ वाला जो नंबर है जो हम सुनते हैं और होश हो जाते हैं, और है भी ऐसा ही, ये है क्या? ये वैल्यूएशन है. बिल्कुल. दिस इज वैल्यूएशन, राइट? बिल्कुल. दिस इज नॉट प्रॉफिट. दिस इज नॉट प्रॉफिट. दिस इज नॉट रेवेन्यू. दिस नॉट रेवेन्यू. वैल्यूएशन क्या होता है भास्वत? वैल्यूएशन ये होता है कि सर अगर आज की डेट में किसी को मेरा बिजनेस खरीदना होता, जैसे मान लो आपको ये चेयर खरीदनी है, उसकी 100 रुपये की वैल्यू, आप 100 रुपये दोगे तो आप वो चेयर आपकी हो जाएगी. अगर किसी को मेरा बिजनेस खरीदना होगा आज की डेट में, तो जो इस बिजनेस के शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा उसको वैल्यूएशन बोलते हैं. अच्छा, और ये कैसे डिटरमिन होती है? इसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं. बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं. डिस्काउंट कैश फ्लो फार्मूला एक मेथड होता है जिसमें कि फ्यूचर के कैश फ्लोज और रेवेन्यूज़ को प्रेडिक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे एक डिस्काउंटिंग का फैक्टर लगा के आज की वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं. मार्केट, जैसे शेयर मार्केट में आप किसी भी शेयर में आप पैसा लगाते हो, तो शेयर फंडामेंटली आप एक वैल्यूएशन पे ही पैसा लगा रहे हो. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो शेयर की प्राइस आ जाती है. तो एक कंपनी का वैल्यूएशन है, जितने शेयर्स मार्केट में है डिवाइड करो तो शेयर प्राइस आता है. सिमिलर तरीके से ही आपका वैल्यूएशन डिटरमाइन होता है. एब्स्ट्रैक्ट सा कुछ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा तो एब्स्ट्रैक्ट है. एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है कि भाई ये इस कंपनी की वैल्यू है. बिल्कुल. इट इज कंपनी कोई कुर्सी तो है नहीं जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू लगाई जा सके. बहुत डायनेमिक चीज़ है. तो उसमें जैसे भी ये फाइनेंशियल एनालिस्ट्स करते होंगे, बट मेरा क्वेश्चन बड़ा बेसिक है भास्वत. ये तो होगी वैल्यूएशन. वैल्यूएशन में और खुद के वेल्थ होने में क्या डिफरेंस है, एंड वेयर डू दे कनेक्ट? सर वैल्यूएशन एक कंपनी की लगती है. हर कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं. जितना भी आपका शेयर है कंपनी के अंदर, जितनी वैल्यूएशन है उस हिसाब से आपका पर्सनल वेल्थ डिफाइन होता है.
टुडे इट इज़ पेपर, टुडे इट इज़ नॉट रियल मनी इन योर बैंक अकाउंट. तो आप बोल रहे हो कि 5,000 करोड़ हमारी कंपनी की वैल्यूएशन है, मेरा X% शेयर होल्डिंग है, उतना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है. नहीं है. बट पोटेंशियली इट कुड बी देयर इफ देयर इज अ लिक्विडिटी इवेंट. फॉर एग्जाम्पल कंपनी पब्लिक जाती है, कंपनी खरीदी जाती है, कंपनी सेल हो जाती है, उस केस में वो पैसा पोटेंशियली मेरे बैंक अकाउंट में आ सकता है. बट आज की डेट में वो पैसा पूरा पूरा मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है. 2018 में आपने कंपनी स्टार्ट करी क्लास प्लस. अब लोगों को ना आइडिया नहीं है कि ये चीज़ क्या है, क्या एंटिटी है, इसका स्केल क्या है. थोड़े से नंबर्स मैं बताता हूँ, आप बताइए प्लीज़, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. क्लास प्लस में कितने लोग काम करते हैं बस? ग्रुप लेवल पे ऑलमोस्ट 1,000 लोग काम करते हैं. 1,000 लोग, और फ्रीलांसर वगैरह सब मिला लें तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो 1,500 से 2,000 लोग काम करते हैं. 1500 से 2000 लोग काम करते हैं. करेक्ट. Class Plus is a B2B business. There are two types of businesses for the clarity of the audience. B2C मतलब business to customer, जो कि डायरेक्ट से गुड ऑफ सेल्स हो गई, या कोई भी रीबॉक के जूते बिक रहे हैं तो दैट इज B2C, कंज्यूमर. B2 बिजनेस टू कंज्यूमर. करेक्ट. एंड देन देयर इज B2B, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को जब कुछ देता है, कोई सर्विस या कुछ. करेक्ट. क्लास प्लस इज ए B2B business. What is the business, Basu? So very simple business. We enable any coaching creator, any tuition teacher, any coaching institute which wants to go online. अपना ऑनलाइन धंधा खड़ा करना है, ऑनलाइन अपनी दुकान सेटअप करनी है, ऑनलाइन हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को केटर करना है. हम उसका बैकबोन और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर के फॉर्म में उस टीचर या कंटेंट क्रिएटर को देते हैं ताकि वो धंधा अपना ऑनलाइन ले जा पाए. अच्छा, तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो आप एक एप्लीकेशन बना देते हो जो आपने ऑलरेडी बना रखी है, इसमें आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जो आप किसी एजुकेटर को दे दोगे जिस पे वो अपना ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट चला सकता है. ठीक. बिल्कुल. तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ. तो ये एप्लीकेशन वगैरह तो आउटकम है. हमने बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है जिससे आप अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जा सकते हैं. अब बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने के में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, नुआंसेस होते हैं कि भाई आपको अपने कोर्सेज बनाने हैं, कोर्सेज डिस्प्ले करने हैं, आपको पर्सनलाइज करना है अपने स्टूडेंट का एक्सपीरियंस, आपको कंटेंट स्ट्रीम करना है, कंटेंट डिलीवर करना है, बच्चों से पेमेंट कलेक्ट करनी है, इन सारी चीज़ों का लेजर अपने पास रखना है. ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ रनिंग एन ऑनलाइन बिजनेस रहते हैं. और इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी रहती हैं, बट मोटा मोटा ये एस्पेक्ट्स होता है आपको अपना एज अ कोचिंग क्रिएटर, एज अ क्रिएटर आपका बिजनेस ऑनलाइन रन करने में. तो हम ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं. इसमें हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी देते हैं, iOS एप्लीकेशन भी देते हैं, एक वेबसाइट भी देते हैं आपको, और काफ़ी कुछ ही आपके अपने नाम की होती है. बिकॉज कोचिंग क्रिएटर या कोचिंग टीचर या फिर ट्यूशन टीचर को अपना ब्रांड के ऊपर ही सब कुछ अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं. तो हम सब कुछ आपको अपने ही नाम का देते हैं ताकि अपना बिजनेस के ऊपर आप बिल्ड कर पाओ. अच्छा. तो यही सिंपल सा सॉफ्टवेयर हम लोग आप सबको देते हैं, और उसके ऐप और ये मल्टीपल वर्जन हैं जो आप रन कर सकते हो, जिसको यूज़ करके आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो. ओके, अंडरस्टूड. तो आप ये एप्लीकेशन देते हो और क्लास प्लस का कहीं नाम नहीं होता है उस पर. बिल्कुल. एजुकेटर का ही नाम होता है. इसको बोलते हैं वाइट लेबल. वाइट लेबल, इसी को बोलते हैं ना. करेक्ट. तो इसीलिए क्योंकि नाम नहीं होता इसलिए पता नहीं चलता कि क्लास प्लस कितने एजुकेटर यूज कर रहे हैं. करेक्ट. एंड ऑल्सो टू जस्ट रीफ्रेम व्हाट यू डू, आपने एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें कोई भी एजुकेटर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन चला सकता है. करेक्ट. और उस आपने उसको इनेबल कर दिया, और आपका जो भी उसकी सेल होती है, कोर्सेज सेल होते हैं, जो भी रेवेन्यू होता है उसका एक रेवेन्यू शेयर आपका हो जाता है. बिल्कुल. और वो वहीं पे सोर्स पे डिडक्ट हो जाता है. बिल्कुल. एंड दैट इज द रेवेन्यू मॉडल. बिल्कुल. तो बट भाषा ये तो ऐसा सुनने मतलब इट इज साउंडिंग गुड एंड इट इज साउंडिंग नाइस एज एन आइडिया, बट ऐसा नहीं लग रहा कि ये 5,000 करोड़ का कैसे बन गया. सर तो थोड़ा सा स्केल का आइडिया देता हूँ मैं. करीब 20,000. अच्छा, बाय द वे हम एप्लीकेशन फ्री में नहीं देते हैं. वी चार्ज मनी फ्रॉम द एडुकेटर अप फ्रंट, जिससे वो सॉफ्टवेयर एक्सेस करते हैं. एंड उसके बाद एक रेफ शेयर मॉडल चलता रहता है डिपेंडिंग ऑन कि कितना मटेरियल सेल होता है. सो आज की डेट में करीब करीब आप मान के चलिए हमारे प्लेटफॉर्म पे 20,000 पेड कस्टमर्स हैं. तो 20,000 कोचिंग क्रिएटर्स, ओनर्स एक्सेट्रा 20,000 कस्टमर्स हैं. इस इन एप्लीकेशंस 20,000 एप्लीकेशंस है ऑन द प्ले स्टोर. 20,000 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन वर्चुअल कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं. करेक्ट. उन इंस्टीट्यूट्स में डेली बेसिस पे सर 15 लाख बच्चे और महीने में करीब 1.5 करोड़ बच्चे पढ़ाई करते हैं. 15 लाख बच्चे और 1.5 करोड़ बच्चे डेली. 15 लाख बच्चे डेली और 1.5 करोड़ बच्चे महीने के बेसिस पे पढ़ाई करते हैं. अच्छा. और what is the amount of education or videos that are streamed through or these 20,000 class plus? So we stream roughly around 1 billion minutes every month, which translates to about 1,900 years of content every month that gets streamed through our platform. Let us hold just a minute and let us swallow these numbers थोड़ा सा. क्या बोला आपने?
1 billion minutes of content एक महीने में एक महीने ये में stream सारे के होता है. सारे एजुकेटर 1 बिलियन मिनट्स वर्थ ऑफ नॉलेज एजुकेशन स्ट्रीम कर रहे हैं Correct. लोगों को, Correct. विच इक्वेट्स टू 1900 और रफली 2000 ईयर्स वर्थ ऑफ कंटेंट Yeah, everyone. every month. Yeah. That, ladies and gentlemen, is the scale of Class Plus, and that is why this gentleman is special, because you've been able to scale it to that extent. In the half the, I don't know what percent of the country online education ecosystem is Class Plus. If anybody is taking coaching in the country, anybody is preparing for any exam and taking any form of coaching, 1 out of roughly 4 people would be using a Class Plus application That is across the country. That is Across the insane. country. And I also remember somebody telling me that the amount of volume is only second to YouTube in India In education, yes. in education. Yeah. That We is would also- be like the amount of content that gets streamed on our platform would be equivalent to some of the larger OTTs in the country. अच्छा. Oh. OTTs like Hotstar, MX Player, etc. तो etc. आपका एक अपना OTT चल रहा है, but only it is that not centralized and not everybody can see it, but it's distributed, and so that's a B2B business. But that's the numbers are incredible also. It is all thanks to the coaching owners, the teachers, the creators who have been able to create this much amount of content and distribute it to so many students. We've been able to scale our infrastructure so that they're able to do it, but largely thanks to them, which is why this has happened. अस्वत एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है. एजुकेशन को सेवा की तरह माना जाता है. इट इज़ सपोज टू बी अ वेरी नोबल थिंग. आज इतना कमर्शियल हो गया है कि हम ऑन द वन हैंड हम बोल रहे हैं कि 2000 साल वर्थ ऑफ नॉलेज एक महीने में इम्पार्ट हो रही है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, बट एट द सेम टाइम द टेक्नोलॉजी इज़ वर्थ 5000 करोड़. हाईली कमर्शलाइज्ड ऑल्सो. लोगों का धंधा भी चल रहा है, लोगों का काम भी चल रहा है, लोग पैसे भी कमा रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है एक साथ. इन दोनों चीज़ों को साथ में कैसे समझा जाए? सर अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की इंडिया में हिस्ट्री देखो, IITs are supposed to be the most premier institutes of the country, right? When they were started in 60s and 70s, most of the people who would get into these IITs, या फिर आप अपना UPSC का भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इनिशियल डेज के जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, एवरीबडी केम फ्रॉम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स. दिल्ली मुंबई के लड़के होते थे, मोस्टली मेल्स, दिल्ली मुंबई के होते थे, मेट्रोज के होते थे, एंड वही लोग क्रैक कर पाते थे, इन इंस्टीट्यूट्स में जा पाते थे और क्वालिटी एजुकेशन को ले पाते थे. करेक्ट. Wasn't that privilege available to only a few people? करेक्ट. What has happened because of this commercialization is कि सर बैरियर टू कॉस्ट और बैरियर टू एक्सेस सॉल्व हो गया है. सर देखिए, किसी को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा, बट क्वालिटी एजुकेशन ना सर आज की डेट में भी रियलिटी ये है कि कुछ पॉकेट्स में ही अवेलेबल है. एंड अगर आप बोलोगे कि अच्छे टीचर्स, क्या सारे टीचर्स ग्रेट होते हैं, बेस्ट होते हैं? नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट रियली गुड टीचर्स हु कैन रियली टीच वेल, जो बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, वो लिमिटेड ही होते हैं, लाइक एवरी अदर फील्ड. यू नो, क्या सारे प्रोफेशनल्स ग्रेट होते हैं? नो, ओनली 1% 2% आर ग्रेट. क्या सारे क्रिकेटर्स ग्रेट होते हैं? नो, वो टॉप 10 11 12 क्रिकेटर्स ही होते हैं, जबकि पूरा देश क्रिकेट खेलता है. टॉप 10 12 क्रिकेटर्स ही होते हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं. Similarly, number of teachers who are teaching really well are few. The only way for us to make them accessible to the masses, या आप पूरे देश भर में या कोने कोने में पूरे देश भर में अगर पहुंचा सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी इज़ दी ओनली वे थ्रू विच वी कैन स्केल गुड टीचर्स. और उससे होता है कि सर Tier 3 Tier 4 का भी जो बच्चा है ना, जो सपना देख रहा है कि मैं IIT क्रैक करूंगा और मुझे XYZ सर से पढ़ना है, या आज की डेट में कोई रिमोटेस्ट टाउन ऑफ वेस्ट बंगाल में है या तमिलनाडु में, जो सोचता है कि मैं रवि कपूर सर से मेंटरशिप ले सकता हूँ, वो पॉसिबल इस टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ. और सर टेक्नोलॉजी को स्केल करने में देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व. अगर आप देखोगे सर 2000 सालों का कंटेंट हम एक महीने में स्ट्रीम कर देते हैं, देयर इज अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रीम दैट मच अमाउंट ऑफ कंटेंट. बट उसकी वजह से हो क्या रहा है, देश में 1.5 करोड़ बच्चा आज के डेट में एवरी मंथ किसी ना किसी एजुकेटर को एक्सेस कर पा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ पे है और उसकी कितनी पेइंग प्रोपेंसिटी है. तो ये कमर्शलाइजेशन से यही बेनिफिट हुआ है कि बैरियर टू एक्सेस और बैरियर टू कॉस्ट सॉल्व हुआ है बच्चों के लिए. रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में ग्रेट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंच रहा है, जिससे अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं लोगों के लिए, ताकि वो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें कर पाएँ, जनरेशन्स को चेंज कर पाए एंड उससे आगे बढ़े. सो दैट इज़ द बिगेस्ट नोबिलिटी दैट वी कैन डू
एज टेक एंटरप्रेन्योर्स Right. कि हम रिमोटेस्ट लोगों पे, जहाँ पे जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, जिनके पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उनको अगर हम अपलिफ्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द मोस्ट नोबल थिंग दैट एजुकेशन कैन डू. एंड फ्रैंकली टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू डिलीवर दैट आउटकम टू a lot of students. But let's talk about the negative. Why does EdTech have a bad reputation? Especially these days. Sir, EdTech has a bad reputation because of a few failed stories which have come out in the recent times, which have not worked out. But अगर आप देखो EdTech essentially बना कब है? EdTech का पिवटल मोमेंट आया जब कोविड आया. उससे पहले तो ऑफलाइन ही था सब कुछ. द वर्ल्ड वाज ऑफलाइन, एवरीबडी वाज गोइंग टू कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, सब ऑफलाइन मीडिया ऑफ एजुकेशन ही था. कोविड फोर्स पीपल टू चेंज देयर बिहेवियर्स एंड चीज़ें ऑनलाइन आने लग गई. कोचिंग भी ऑनलाइन आने लग गया, कंटेंट स्ट्रीमिंग ऑनलाइन होने लग गई, बच्चों ने भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कि ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है. हुआ क्या, एडटेक कंपनीज ने आके एक्चुअली सुपीरियर वैल्यू डिलीवर किया ऑनलाइन मीडिया के फॉर्म में. जैसे आप मान के चलो जेई की कोचिंग में अगर आप जाओगे आज की डेट में, अगर आपको कोटा में जाके पढ़ाई करनी है जेई की कोचिंग के लिए, आप 16-17 साल के बच्चे हो, आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन एक डिफरेंट लेवल पे है, आपका बहुत ही क्रिटिकल फेज ऑफ लाइफ में आप एंटर कर रहे हो, और उस समय पे आप घर छोड़ के कोटा जैसे जगह पे जा रहे हो एंड साल का 2 लाख रुपए दे रहे हो जेई की कोचिंग लेने के लिए, और वहाँ पे आप देख रहे हो आपके आसपास 1 लाख बच्चा है जो यही काम कर रहा है. Imagine the amount of pressure that child would be going through. Yeah, I know. It is insane. And ऑनलाइन एजुकेशन ने क्या किया कि वही कोटा के टीचर को आपके घर पे पहुंचा दिया. तो वैल्यू तो वही डिलीवर करी एंड कॉस्ट एट फ्रैक्शंस. आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हो कि जेई की कोचिंग आज की डेट में किस प्राइस पे होती है. शायद आपके टाइम पे भी इतने सस्ते में जेई की कोचिंग नहीं होती थी जिसमें आपको टीचर पढ़ा सकते हैं. और अगर आप ये फंडामेंटल बिहेवियर देखो, हमारे देश में एक गुरु शिष्य की परंपरा ऑफलाइन वर्ल्ड में सदियों से चल रही थी. इस सदियों के बिहेवियर को चेंज करने में थोड़ा समय और थोड़ा पैसा भी लगेगा. अगर हमें कम टाइम में करना है तो ज़्यादा पैसा लगेगा, पर अगर हमें एक सिग्निफिकेंट टाइम देना है, जो कि मार्केट भी, स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी, सब पूरा इकोसिस्टम डिसाइड करेगा कि कितना समय लगेगा, उसके बाद ही बोल सकते हैं भाई ये बिहेवियर चेंज हो गया. अगर आप ई कॉमर्स में देखो, इंडिया में ई कॉमर्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग रेज हुई है. फ्लिपकार्ट टुडे ऑल्सो डज नॉट मेक मनी, प्रॉफिट नहीं कमाता. नोबडी सेज कि ई कॉमर्स इज़ यूजलेस. हम यहाँ पे बैठे हैं, 10 मिनट के अंदर चाय कॉफ़ी आ जाती है, कोल्ड ड्रिंक आ जाती है. लुक एट द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट हैज़ गॉन इन टू मेक दैट हैपन फॉर अस. एडुकेशन में उसका फ्रैक्शंस भी नहीं लगा है अभी तक, और हम इतने सदियों के बिहेवियर को चेंज करने की बात कर रहे हैं. भाई किराने की दुकान पे तो हर कोई जाता था, सामान लेता ही था. अब 10 मिनट के अंदर हमारे घरों के अंदर इसमें चीज़ आ जाती है. कुछ चीज़ें तो ऐसी करी हैं टेक ने जो कोई भी सोच भी नहीं सकता. तो उसमें कैपिटल लगता है और समय भी लगता है बिकॉज इतना बड़ा बिहेवियर चेंज हो रहा है. अब उसमें कुछ एक आध स्टोरीज उतनी अच्छी नहीं निकली हैं जिसकी वजह से एडटेक का रेपुटेशन हो गया कि लॉस मेकिंग है, पैसा रेज करते हैं फाउंडर्स, पीपल आर करप्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू. आई थिंक एडटेक इज़ हियर एंड एडटेक विल सर्वाइव, एंड इट विल नॉट जस्ट सर्वाइव, इट विल थ्राइव. थोड़ा समय देने की ज़रूरत है बिकॉज ये बहुत बड़ा बिहेवियर चेंज है जो एडटेक ड्राइव कर रहा है इस समय पे. सदियों की गुरु शिष्य की परंपरा को चेंज करने में थोड़ा समय लगेगा और हमें पेशेंटली वेट करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू बहुत सुपीरियर है. आई एम वेरी श्योर एडटेक विल थ्राइव, नॉट जस्ट सर्वाइव. तो आपने कहा कि एक वन ऑफ द रीजन फॉर बैड रेपुटेशन इज़ दैट लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं और बहुत सारे पैसे वो लोग उठा लेते हैं और उस पर चलाते रहते हैं और अल्टीमेटली वो खोखला होता है अंदर से. इज क्लास प्लस प्रॉफिटेबल? वी आर वेरी क्लोज टू प्रॉफिटेबल नाउ. सो यू आर आउट ब्रेकिंग इवन? क्लोज टू, यस. एंड ऑल्सो बस अनदर रीज़न दैट आई हैव हर्ड इज दैट जब ये सब बातें पता चलती हैं कि एक्चुअली में लॉसेज में है, ये है, वो है, तो फिर ले ऑफ्स कर देते हैं, लोगों को निकाल दिया जाता है. ऑल दैट अगलीनेस. क्या आपकी कंपनी में कभी ले ऑफ्स करे गए हैं? नो, वी हैव नेवर हैड अ मास ले ऑफ इन आवर कंपनी. नेवर हैड अ मास ले ऑफ इन आवर कंपनी. कोविड के हाइज में भी नहीं था, कोविड जब चला गया उसके बाद भी नहीं था. अच्छा, नाउ लेट मी कम बैक फॉर अ डिफरेंट डिस्कशन ऑन द सेम लाइंस. ओके. यू रेज्ड मनी टू बिल्ड दिस स्टार्टअप, और जैसा कि आपने बताया, टू चेंज दिस बिहेवियर ऑफ गुरु शिष्य परंपरा एंड टू हैव दिस टेक्नोलॉजी परकोलेट. करेक्ट. और अब 2018 में स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल. और आज की डेट में हम ब्रेक इवन पे आए हैं. बिल्कुल. अब इतना टाइम आपको लग गया, इतना सारा रास्ता तय करा और इतना कैपिटल. करेक्ट. ये जो पैसे रेज करने का जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप में, ये अभी भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आया. मुझे भी नहीं समझ में आया फ्रैंकली. व्हाट इज दिस फंडिंग एंड व्हाट इज दिस एंजल इन्वेस्टर, व्हाट इज दिस वेंचर कैपिटलिस्ट, व्हाट इज दिस राउंड ABC?
तो सर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी लागत लगती है, कैपिटल लगता है। तो वेरी सिंपल लॉजिक है कि आप पैसा रेज करते हो, आप बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, वो कंपनी को बनाने के लिए आप वो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो। दैट मनी इज़ नॉट फॉर द फाउंडर्स पर्सनल यूज़, दैट मनी is not to be abused in any which way. That is capital that you've taken from other people. Yes. और आपका धर्म है, आपका फ़र्ज़ है कि उस कैपिटल, जिन लोगों ने वो कैपिटल आपको दिया है, उनको रिटर्न करना, और एक अच्छे रिटर्न पे उनको रिटर्न करना जो मार्केट में उनको नहीं मिलता। इसलिए आपको कैपिटल मिला है, और वो कैपिटल मिला है जिससे आप अपनी कंपनी बनाओ, अपना प्रोडक्ट बनाओ और उसको डिस्ट्रीब्यूशन लाओ। और ये मतलब लोग ज़्यादा कैपिटल इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखो प्रोडक्ट तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कम टाइम में करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन में और क्या कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की साइकिल को फास्ट करने के लिए आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हो, ताकि एक साइजेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज किया जाए, ताकि वो जर्नी शॉर्टन हो और तेज़ी से परकुलेट हो। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, अगर जल्दी कैप्चर किया जाए, जल्दी बिहेवियर चेंज किया जाए तो बहुत बड़ा आउटकम डिलीवर कर सकती हैं। आप जितनी भी ट्रेडिशनल यूएस की सक्सेसफुल कंपनीज देख लो, फेसबुक देख लो, गूगल देख लो, ये सब ने अच्छा कैपिटल रेज किया था, बहुत जल्दी मार्केट कैप्चर करी, बहुत जल्दी उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड किया एंड स्केल करके आज देखो सर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज है सारी। तो दैट इज़ हाउ वेंचर कैपिटल एक्चुअली वर्क्स। अभी वेंचर कैपिटलिस्ट होते कौन है सर? ये वेंचर कैपिटल इज ऑल्सो अ बिजनेस। लेट अस अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। वेंचर कैपिटल इज ऑल्सो बिजनेस। इट इज़ नॉट कि उनको पैसा डालना है, ये वो डालना है। Like any other investment firm, venture capitalists are also businessmen. They are in the business of raising external capital from other people who उनको लिमिटेड पार्टनर्स बोलते हैं, जिनसे वो कैपिटल लेकर आते हैं एंड वो उनके बिहाफ पे ये कैपिटल डिप्लॉय करते हैं, प्रॉमिसिंग अ रिटर्न विच इज़ हायर देन द मार्केट दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम द मार्केट। Okay, if I understand this correctly, there is a group of people in the world जिनके पास बहुत पैसे हैं, करेक्ट, बहुत ही ज़्यादा, करेक्ट, और उनको अपने पैसे और बढ़ाने हैं, बिल्कुल, तो वो अपने पैसे वेंचर कैपिटलिस्ट को दे देंगे। बिल्कुल, वेंचर कैपिटलिस्ट बोलेगा कि आपके पैसे मैं चुन चुन के उन कंपनीज में लगाऊंगा जो बहुत अच्छा करेंगी, बिल्कुल, तो आपके पैसे और तेज़ी से बढ़ेंगे। बिल्कुल, यही है। बिल्कुल, अच्छा, अब वेंचर कैपिटलिस्ट ने सपोज ये पैसे अपने पास इकट्ठे कर लिए और उसने सपोज क्लास प्लस को दे दिए, बिल्कुल, तो बस हसद इसमें ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि आप पे अब एक प्रेशर आ जाएगा वेंचर कैपिटलिस्ट का, क्योंकि आपको उसको रिटर्न देने, क्योंकि उसको आगे रिटर्न देने हैं। बिल्कुल। और ये जो बारीकी है, डेलिकेट सिचुएशन, इसको कैसे बैलेंस करा जाता है? सर ये प्रेशर की बात थोड़ी है, ये तो प्रिविलेज है कि आपको वो पैसा मिल रहा है जिससे आप कंपनी बिल्ड कर सकते हो और तेज़ी से स्केल कर सकते हो। अगर आपका इंटेंट सही है, आपका बिजनेस मॉडल सही है, आप सही तरीके से कंपनी बिल्ड कर रहे हो, रिटर्न तो आउटकम है, ऑटोमेटिकली आएगा। तो क्लास प्लस ने कितना कैपिटल रेज करा और कितने राउंड में कैसे हुआ ये? सर हमारी पिछले 6 सालों की जर्नी में वी हैव रेज्ड क्लोज टू $150 million ऑफ कैपिटल। अच्छा, $150 million करेक्ट, फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट? फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स। $150 million कितने करोड़ होते हैं इस वक्त? 1200 करोड़। 1200 करोड़, 1200 करोड़। या दो क्वेश्चन है मेरे। एक दिन ऐसा रहा होगा कि आपके बैंक में 750, 500, 800 करोड़ थे, मुझे तो ये नहीं पता जीरोस कितने होते हैं उसमें, बट देयर इट वाज देयर। तो उसमें तो आपके एथिक्स और आपके टेम्पटेशन सारे चेक हो गए होंगे उस दिन, ये नंबर जिस दिन आपने देखा होगा। दैट्स वन। नंबर टू, ये 1200 करोड़ रुपए, ये कौन लोग होते हैं? हु आर दीज पीपल हु हैव दिस अमाउंट ऑफ मनी? हु आर दे? सो पहले सेकंड वाले पार्ट का वो आंसर करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट का एक, जैसे मैं आपको बता रहा था, वेंचर कैपिटलिस्ट आर ऑल्सो बिजनेसमैन। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल हु मीट हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड डिसाइड टू इन्वेस्ट इन वन। अच्छा, वो बहुत बारीकी से बिजनेस मॉडल, टीम, मार्केट, प्रोडक्ट सब समझते हैं। कंपटीशन चल रहा है उधर। उधर एक अलग ही कंपटीशन चल रहा है सर। मतलब आप किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलोगे, वो कम से कम दिन की 8 से 10 कंपनीज, एक साइजेबल वेंचर कैपिटलिस्ट दिन की 8 से 10 कंपनीज से मिलता है। और साल में आप मान के चलो 5, 7, 10 डीलें करता है। अच्छा, तो मान के चलो एग्जैक्टली तो साल में करीब 3000 कंपनीज से मिलता है और 8 से 10 डील्स करता है। और उसमें से भी दे आर इन द बिजनेस कि उन 10 में से भी एक ही चलेगी, बाकी 9 नहीं चलने वाली। ओके, एक मिनट, लेट मी ऑल्सो ब्रिंग दिस इनटू पर्सपेक्टिव। नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और नंबर्स बताते हैं कि स्केल क्या चीज़ का। 3000 लोगों से मिला, 10 लोगों को पैसे दिए, व्हाट इज द पास परसेंटेज? 0.3%। 0.3? आई थिंक दैट्स इवन वर्स देन यूपीएससी। या और आसपास जो भी है, मतलब क्लोज टू यूपीएससी, वैसा ही है, क्लोज टू मतलब यूपीएससी, नहीं बुरा हाल है। और उसमें से भी एक बनेगा,
एक जो बनता है। जिसके लिए पैसे दिए थे वो सक्सेसफुल। तो एक्चुअली देखा जाए तो वेंचर कैपिटलिस्ट के भी कोई और बहुत अच्छे तो है नहीं, बट फिर भी वो खेलते हैं इस गेम को। सर क्योंकि वो जो एक बनती है वो इतना मैसिव आउटकम लेकर आती है कि वो जनरेशन चेंजिंग होता है। दैट इज द बिजनेस दैट वेंचर कैपिटलिस्ट आर इन। दे आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी इन म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स बिकॉज उसका एक सर्टन IRR है। वेंचर कैपिटलिस्ट रेज मनी फ्रॉम देयर लिमिटेड पार्टनर्स promising them a return which is far greater than what you get in the stock market or traditional investments like real estate or gold etc etc. एक तो मुझे स्कीम ही बहुत अच्छी लगी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आपके पास और ज़्यादा पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। But it is high risk also, हाई रिस्क, extremely risky. बट आपके पास पैसे भी तो बहुत हैं। कुछ अमाउंट ऑफ आप ये भी- कैपिटल आप डिप्लॉय कर सकते हो एंड इसका भी सर टाइम होराइजन होता है। इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट्स अ वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड, बट योर कैपिटल इज ऑल्सो लॉक्ड इन फॉर 7 to 10 years टिपिकली। हाँ हाँ तब तक लॉक्ड इन है और उसके बाद जाके आपको रिटर्न दिखता है। इट इज़ नॉट लाइक म्यूचुअल फंड जहाँ पे आप अगले दिन ही निकाल देते हो और आपको वट एवर आपने रिटर्न रियलाइज किया वो आपको मिल जाता है। तो आपको हसरत, आपको और आपके को फाउंडर को, मुकुल, हु इज वेरी इंटरेस्टिंग गाय बाय द वे, आई हैव टू सिट डाउन विद हिम फॉर अनदर कन्वर्सेशन और उससे सारी चीज़ें मैं वेरीफाई करूंगा एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने और मुकुल ने ऐसा क्या करा कि 1200 करोड़ रुपए रेस कर लिए? इन लोगों को जो आप बता रहे हैं, ये जो पास परसेंटेज है 0.3%, यू आर अमंग दैट। आपके क्वेश्चन का सर एक फर्स्ट पार्ट भी था। 750 करोड़, हाँ 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 750 करोड़ बैंक अकाउंट में आए। बिल्कुल। क्या हुआ उस दिन? कुछ नहीं हुआ सर, बैंक अकाउंट में पैसा आया, वी वर हैप्पी कि पैसा आ गया, अब काम पे लग जाते हैं। एक दूसरे को फ़ोन करके बोला है भाई देख रहा है स्क्रीनशॉट भेजे? नहीं, frankly, thankfully there are enough controls in the company, we don't manage the bank accounts directly ourselves. तो हाँ, बट when we knew कि पैसा आ गया है कंपनी के वो अंदर, जीरोस फिट हो गए थे स्क्रीन में 750 करोड़ में। बट थैंकफुली वी वर जस्ट हैप्पी कि पैसा आ गया बैंक अकाउंट में एंड काम पे फोकस करते हैं। वी नेवर रियली थॉट अबाउट कि देखो ये हमारा पैसा है, कंपनी का पैसा है, एक काम करने के लिए पैसा मिला है तो वो काम करते हैं। उसका ज़्यादा बड़ा हम लोगों को खुशी थी कि चलो मौका मिल गया कुछ बड़ा करने के लिए। नहीं, ये ज़रूरी है लोगों को समझाना भी, बताना भी, खुद भी समझना कि ऐसे नहीं मिल जाते इतने पैसे। इट डजंट जस्ट हैपन दैट 0.3% पहले आप पार करें, उस 0.3% के वन सक्सेसफुल कैटेगरी में आप आए। आज की डेट में आपने तो जिसने सर इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग हम लोगों की जर्नी रही है। हाँ। तो मैंने फर्स्ट राउंड रेस किया ना सर, करीब 150 इन्वेस्टर्स ने हम लोगों को मना किया है। और आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ऑन आर कैपिटल, जिन्होंने हमें अच्छा पैसा दिया ओवर द ईयर्स, कम से कम भी नहीं तो 1 से 2 बार उन्होंने भी हमें रिजेक्ट किया हुआ था पहले, अच्छा, बिफोर गिविंग अस मनी। तो जैसे यूपीएससी में अटेम्प्ट होते हैं, इसमें भी अटेम्प्ट्स करें आपने? हाँ, एंड जो शुरू का फर्स्ट राउंड था 150 लोगों ने जो हमें रिजेक्ट किया सर, आप सोच नहीं सकते हो कैसे कैसे बहाने, राइट फ्रॉम पुअर प्रोडक्ट टू पुअर एग्जीक्यूशन टू मेरे ज्योतिष ने मना किया, ऐसे ऐसे बहाने दे के भी हमें लोगों ने मना किया, हमको पैसे नहीं देंगे। अच्छा, तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी ऐसी बातें करते हैं? नॉट नेसेसरली वेंचर कैपिटलिस्ट, तब तो एंजल्स वगैरह से बात हो रही छोटे थी। लेवल के इन्वेस्टर होते हैं। थोड़े उनका टिकट साइज कम होता है, लेट्स नॉट से कि छोटे लेवल, उनका टिकट साइज कम होता टिकट है। साइज कम होता है, ठीक बात है। तो और क्या, अल्लाह, हाउ डिड यू कन्विंस these people to give you 1200 crore? Are there any stories of you convincing? How does this convincing work? मतलब ऐसे तो हाँ, सर उनके ऑड्स देखिए, 2000 लोगों से मिलके सिर्फ 10 इन्वेस्टमेंट्स करनी है और उसमें से भी एक चलने वाली, तो दे हैव टू बी रियली पिकी कि वो किस में पैसा डाल रहे हैं। सो सबसे पहला चीज़ जो कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इवैल्यूएट करता है कि टीम कौन है। भाई इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंस ना ट्रस्ट पे चलता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई मैं पैसा दे किसको रहा हूँ। आप भी कभी किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हो, यू डू सी की मैनेजमेंट कौन है, CEO कौन है, कैसे चलाता है, एथिक्स क्या है, गवर्नेंस ठीक है नहीं है। सो दे लुक एट द टीम फर्स्ट, देन दे लुक एट द मार्केट क्या है, कितना बड़ा पोटेंशियली बन सकता है, क्योंकि मेरी 10 में से एक ही चलने वाली है, तो क्या वो उतना बड़ा आउटकम डिलीवर भी कर सकता है, क्या वो मार्केट उतना बड़ा है। उसके बाद देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट क्या है, आप सर्विस या वैल्यू क्या दे रहे हो। ये तीनों कॉम्बिनेशन जब फिट बैठता है उनकी इन्वेस्टमेंट थीसिस के अंदर, और उनका एक थीसिस होता है। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। सोचो इतनी कंपनीज से मिल रहे हैं, इतना रिसर्च कर रहे हैं, दे हैव अ ह्यूज रिसर्च टीम ऑल्सो जो ये सारा उनको इनपुट्स देते हैं, और उसके बाद जाके उनको कॉल लेनी पड़ती है, तब जाके एक इन्वेस्टमेंट होती है। हमारे सर काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज रही हैं। 1-2 एनेक्डोटल आपको मैं स्टोरीज सुनाता हूँ। सो एक बार क्या हुआ सर, इन आर इनिशियल डेज वी वर रेजिंग मनी फ्रॉम जापानीज इन्वेस्टर हु हैड
हु हैड आस्क्ड कि यार दिल्ली में मिलते हैं, तो हमने कहा कि ठीक है सर, दिल्ली में कहाँ पे? तो ही सेड ये अपना ये IIT के पास SDA वाला मार्केट है, वहाँ मिलते हैं। जापान से आया वो इन्वेस्टर? he originally is from Japan, but वो इंडिया में कुछ टाइम स्टेशन था बिकॉज ही वाज इन्वेस्टिंग इन इंडियन टेक स्टार्टअप्स, बट इसेंशियली जैपनीज गाय, ठीक है। नॉट एन इंडियन He's गाय, Japanese guy. जैपनीज गाय। इंडिया में आके 1-2 साल से रह रहा था, ही वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मार्केट क्या है, कैसे क्या नहीं है। तो SDA मार्केट में मिले, एंड सफदरजंग IIT पे। IIT के सामने जो मार्केट है, वेरी फेमस प्लेस इन दिल्ली, जो भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में है थोड़ा बहुत, वो उस मार्केट के एक बार दर्शन ज़रूर करता है। ओके। तो हम वहाँ मिले, एंड उनको हम समझा रहे थे। अच्छा, मुकुल और मैं ना पिच डेक कैरी नहीं करते हैं कभी भी। तो जनरली पिच डेक क्या होता है? पिच डेक होता है, आप प्रेजेंटेशन बनाते हो कि आपका बिजनेस क्या है, कितना पोटेंशियल है, कैसे है, टीम कैसे क्या है, कैसा है। सो यू शो अ प्रेजेंटेशन टू द पीपल टू कन्विंस देम। ठीक है। मुकुल एंड आई हैव नेवर बिलीव्ड इन द प्रेजेंटेशन स्टोरी। वी हैव बिलीव्ड कि हम ना वाइट बोर्ड करके, लिख के, अच्छे से बता के कहानी समझाएंगे, सो दैट पीपल जेन्युइनली गेट इट। एक प्रेजेंटेशन को ऑब्जॉर्व करने की पावर हमें लगता है कि थोड़ी लिमिटेड होती है। अगर लिख के, पढ़ के, जैसे आप टीचर की तरह बताते हो, तो हम भी थोड़ा वैसे ही प्रेजेंट करते थे अपना आइडिया। तो कंपनी प्रेजेंट करना स्टार्ट किया हमने, एंड मुकुल और मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करते हैं। वी आर नॉट प्योर इंग्लिश में नहीं दे पाते, बिकॉज हमारा धंधे का एसेंस ही खत्म हो जाता है अगर हम प्योर इंग्लिश में बात करते हैं। दैट इज़ फील, वो प्योरली हर फाउंडर का एक फील होता है। तो हमने पिच करना स्टार्ट किया उनको, तो एक पेपर लिया हमने, उनको बताने लग गए। तो ही अंडरस्टूड वट एवर लिटिल बिट ही कुड अंडरस्टैंड, ही अंडरस्टूड। बट थिंक ऑफ समबडी हु इज़ फ्रॉम जापान, और वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, एंड वो भी एक ऐसे सेगमेंट में, कोचिंग, ट्यूशन, विच इज़ वेरी इंडिया स्पेसिफिक एंड अ वेरी इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये मार्केट बड़ा भी है या नहीं है, क्या है, ऐसा वैसा। तो वी आस्क्ड हिम कि व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर दिस मीटिंग? ही सेड कुछ नहीं, आई एम गोइंग बैक टू गुड़गांव एंड आई विल टेक अ कपल ऑफ कॉल्स देयर। सो हमने पूछा कि सर आपके पास कुछ टाइम है, 1-1.5 घंटा है? तो ही सेड हाँ है। मैंने कहा चलो सर, हम आपको मार्केट नहीं है, आपको शायद कन्विंस नहीं हो रहे हो, आपको एक्चुअली मार्केट दिखा कर लाते हैं। कहते हैं ठीक है। तो हमारे पास तो तब कैब के ही पैसे नहीं होते थे, फॉर्चुनेटली ही हैड अ कैब। तो उनकी कैब में हम बैठ के कालूसराय गए, जो IIT का कोचिंग का हब है दिल्ली NCR में। वहाँ पे सारी बड़ी कोचिंग्स हैं, छोटी कोचिंग्स हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं। एंड उनको हमने दिखाया कि सर देखो, ये 2 किलोमीटर के रेडियस में 15,000 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं PGs हैं, वहीं कोचिंग सेंटर्स हैं, सब कुछ ऐसा है। सर पूरे देश भर में ऐसे हज़ारों नूक्स एंड कॉर्नर्स एंड हब्स हैं जहाँ पे ऐसे बच्चे हैं। दैट्स व्हेन ही रियली अंडरस्टूड कि हाउ बिग दिस मार्केट इज़। एंड इंटरेस्टिंग बात वो नहीं है, ही मेड वीडियोज एंड ही वॉज ट्रांसलेटिंग इन हिज ओन लैंग्वेज एट्सेट्रा। वो अपने टीममेट्स को भेज रहे थे। ही एंश्योर्ड कि हिज टीममेट्स व्हेन दे केम नेक्स्ट, ही गेव देम अ टूर टू हिज टीममेट्स कि भाई ये मार्केट है। तो हमारी कन्विंसिंग वहीं पे हो गई थी। तो हमारे फर्स्ट राउंड में वन ऑफ द इन्वेस्टर्स गॉट कन्विंस्ड दिस वे। वैसे भास्वत, अगर आप उनको ओल्ड राजेंद्र ले जाते ना, तो शायद ज़्यादा मिल जाते पैसे। पॉसिबल है। ऑल्सो अगर किसी को भी पैसे वैसे रेज करने हो तो कालो सराय ले जाओ, अपेरेंटली इट वर्क्स। नहीं, उस समय हमारे कुछ कस्टमर्स भी थे कालू सराय में, तो हेंस वी चोज कालू सराय। राजेंद्र नगर में उस समय हमारे कस्टमर्स नहीं थे। प्रॉक्सिमिटी वो आप जहाँ आप थे उसके आसपास ही है। करेक्ट। और उस वक्त तो मतलब मुझे लग, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें फील हुई ये बात सुन के। एक तो ये कि भाई चाहे जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो, जितना भी एब्स्ट्रैक्ट हो, जितने भी नंबर्स हो, आंखों से देखना पड़ता है समझने के लिए चीज़ को ना। बिल्कुल। और वो दैट मस्ट हैव वर्कड विद हिम। बिल्कुल। अदरवाइज उनको मार्केट नहीं समझ में आ रही थी। वो फॉरेन गाय इन्वेस्टिंग इन इंडिया इन अ वेरी इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर, बड़ा हार्ड है टू मेक अ थीसिस एंड गेट कन्विंस कि यार ये मार्केट बड़ा भी है और मैं कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो भास्वत, ये जो फाउंडर बन जाने की प्रिविलेज होती है, अब द परसेप्शन इज कि भी बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी जाएगी 2-3 करोड़ की। अभी दीपेंद्र गोयल ने, आई थिंक ही ड्राइव्स एन एस्टन मार्टिन, एंड अदर फाउंडर्स आल्सो आर सीन डूइंग वेरी फ्लैशी स्टफ। तो आप कौन सी गाड़ी चलाते हो? सर एक MG हेक्टर चलाते हैं, 2020 मॉडल है। हेक्टर, अच्छा। तो यू हैव रिमेन्ड ग्राउंडेड, हाँ, वेरी ग्राउंडेड। यू डू नॉट लिव इन अ फ्लैशी हाउस। No, I don't. You I live in a rented 3 BHK apartment in Noida in a normal society. Yeah, and you get up every day and you meditate. Yes. Every day you exercise. Yes. How many hours a day do you spend in office? About 11 hours, 12 hours 11 average. to 12 every day. Yeah. 2018 से चल रहा है ये। उससे पहले से ही चल रहा हूँ। तब पहले थोड़ा ऑफिस में टाइम स्पेंड ज़्यादा होता था, अब इससे ज़्यादा होता था। पहले ज़्यादा होता था, अब थोड़ा कम हो गया थैंकफुली, बिकॉज द टीम इज़ वेरी मच्योर, दे आर वेरी केपेबल, सारा कुछ वही करते हैं।
आई जस्ट हैपन टू गाइड देम एंड सी कि क्या क्या बेटर हो सकता है. टीम ही सारा एग्जीक्यूशन करती है फ्रैंकली. 12 घंटे अब कम है. अच्छा, तो अब बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट इज़ अपेरेंट, बट ये इन सब चीज़ों में मसरत फाउंडर को क्या मिलता है? सर वो तो डिपेंड करता है फाउंडर का एम्बिशन क्या है. फ्रैंकली वी गेट द थ्रिल एंड हाई ऑफ क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ एन इम्पैक्ट, एंड उसके कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं इन फाइनेंशियल फॉर्म्स ऑल्सो, विच आई नॉट डिनाई कि नहीं मिलते हैं. फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, बट प्रिडोमिनेंटली द थ्रिल इज टू मेक समथिंग बिग, समथिंग लार्ज विच वॉज अनइमेजिनेबल. सो उसका थ्रिल और हाई मिलता है हम लोगों को मोर देन एनीथिंग एल्स. पैसा वैसा तो सर बन जाता है, वो आउटकम है ऑफ दैट वर्किंग आउट. ये जो आपने बात बोली ना अभी, द थ्रिल ऑफ मेकिंग समथिंग बिग, अब आई वांट टू जस्ट ब्रिंग इट डाउन टू द स्केल एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडियंस. ये समझने वाली चीज़ है और ये कोई समझाता नहीं है. हाउ टू थिंक बिग सुनने में तो आता है, इट साउंड्स वेरी नॉनसेंसिकल, जिब्रिश. इट साउंड्स लाइक अ वेरी स्टीरियोटाइप्ड क्लीशेड स्टेटमेंट. ये थिंक बिग का मतलब क्या हुआ? एंड आई हैव सीन यू एक्चुअली थिंक बिग एंड आई हैव रियलाइज व्हाट द हाउ डिड इट डू दैट. इसने ये सोचा कैसे एंड व्हाई डिड इट नॉट अकर इन माई माइंड? तो मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं. एक, जिस स्केल पे आप सोच पाते हो, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी लोगों को. दो, ये जो आपने करा है, ये कोई 21 साल का 22 साल का लड़का जो सुन रहा है, 23 साल का कोई लड़का लड़की जो भी सुन रहा है, वो कैसे करेगा? रेप्लिकेबल कैसे है? क्या गाइडेंस है उसके लिए? सर आई थिंक इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कि आपका खुद का एम्बिशन क्या है. सबसे पहले तो आपका इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बिजनेस को हज़ारों करोड़ का होना चाहिए या सैकड़ों करोड़ का टॉप लाइन होना चाहिए, इतने करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी, बिकॉज इसके जितने हाइज आप देखते हो उतने चैलेंजेस भी होते हैं टू गेट टू दैट पॉइंट. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी. इट इंटायरली डिपेंड्स कि आपका खुद का एम्बिशन क्या है, आपकी खुद की सोच कितनी है, कि आप कितना बड़ा सोच सकते हो, कितनी बड़ी आपकी ड्रीम है. अच्छा, चलो अज्यूम कर लेते हैं कि हम सोचते हैं 1000 करोड़ की कंपनी, 2,000 करोड़ की कंपनी बनानी है. तो 2-3 चीज़ों का आपको बहुत क्लियरली ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि सर पीपल, प्रोडक्ट, प्रॉफिट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप उसको सोच सकते हो कि बड़ी कंपनी बनानी है. पहले तो आप ये सोचते हो कि सर मैं बना किन के साथ रहा हूँ, किन लोग और किस कस्टमर के लिए बना रहा हूँ. ठीक है, पीपल सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप अकेले हज़ारों करोड़ की बिजनेस नहीं बना सकते हो. ये मेरे से लिखवा कर ले लो. अच्छा. आप अकेले 1,000 करोड़ का बिजनेस नहीं बना सकते हो. यू नीड पीपल विथ यू हु विल go with you in that journey to create something large and something magical. तो you'll have to really understand कि किस टाइप के लोग किन के साथ आप वो जर्नी करना चाहते हो. दूसरा सर, हर बिजनेस ना एक सर्विस या वैल्यू प्रोवाइड करता है और कोई एक फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और वो जितने ज़्यादा लोगों के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने ज़्यादा आपको पैसे मिले, उसी के बेसिस पे डिफाइन होता है कि कितनी बड़ी आपकी कंपनी बन सकती है. और उसमें ये देखना पड़ेगा कि आप में यूनिक एज क्या है कि सब लोग आप ही से वो वैल्यू या सर्विस ले और किसी और से ना ले. तभी वो कंपनी बड़ी बन सकती है, तभी कंपेटिटिव एज आपका रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बहुत सारे तरीके हैं. आप गाड़ी बना सकते हो, आप बाइक बना सकते हो. आज की डेट में उन्हीं बाइक्स, गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में चेंज किया जा रहा है. दैट इज बिकमिंग मोर फ्यूल एफिशिएंट. समबडी बिल्ड एन ओला और एन उबर टू टेक यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ गुड कार, सेफली ड्रिवन, विदाउट यू हैविंग टू हैव द हैसल टू ओन द कार. तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कितने लोगों के लिए सॉल्व करी जा सकती है. तीसरा आता है प्रोडक्ट. आप में ऐसा क्या खास है कि आप वो प्रोडक्ट बना सकते हो और इतने लोगों पे स्केल कर सकते हो कि आप वो वैल्यू सर्विस बहुत लोगों को डिलीवर कर सकते हो. इन तीनों चीज़ों का जब इंटरसेक्शन होता है, तब जाके आप सोच सकते हो कि एक बड़ी कंपनी बन सकती है. सो दैट इज़ हाउ एनीबडी हु इज वॉचिंग दिस शुड थिंक अबाउट, मैं कैसे बिजनेस बना सकता हूँ. तो इन्हीं 3 एस्पेक्ट्स के अराउंड सोच के आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो. आपने वर्क लाइफ बैलेंस करा है मेंटेन? जिस हिसाब से आप अपनी शेड्यूल बताते हो और जो आपका आउटपुट रहता है डेली का, ऐसा लगता तो नहीं है कि आप कर पाते हो? सर मेरे लिए ऐसा वर्क और लाइफ अलग नहीं है. वर्क इज लाइफ, लाइफ इज वर्क. तो मैं ऐसे नहीं सोचता. देयर इज नो बैलेंस और परफेक्ट बैलेंस. हेंस आई थिंक मेरा परफेक्ट बैलेंस चल रहा है काम में और लाइफ में. मैं वर्क लाइफ बैलेंस में मेरा फंडामेंटल बिलीफ ये है कि आप अगर अपना काम इंजॉय कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है. आप घर में बैठो तो भी काम कर सकते हो. आप मेरा काम काफ़ी सारा सोचने पे डिपेंड करता है, तो मैं कहीं भी रह के सोच सकता हूँ. तो मैं तो बिलीव नहीं करता कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज़ होती भी है इन द फर्स्ट प्लेस. आई बिलीव कि इफ़ यू एंजॉय योर वर्क, इफ़ यू कनेक्ट विद योर वर्क, इफ़ यू कनेक्ट विद द पर्पस ऑफ योर वर्क, आपकी काम जिंदगी काम, इट इज़ ऑल एन इंटीग्रेटेड लाइफ दैट सॉर्ट ऑफ वर्क्स, एंड वो बैलेंस आपका चलता रहता है. ये चीज़ किसी को समझाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली माई ओन फैमिली.
the family doesn't understand. This is the principle I also live by. यहाँ पर जब हम बैठे हैं, अब ना ये वर्क है ना ये लाइफ है, ये दोनों का बीच का है. दिस इज मीनिंगफुल एंड इम्पॉर्टेंट. I conduct my classes here, I conduct the podcast here, I conduct my meetings here, and this is where I do all my thinking also. So I know what you're saying, but it's not easy to explain to people because they still have a 9 to 5 mindset, so many people. And sometimes it's not easy because there is a thrill, like dopamine rush मिलता रहता है अपने को. चलो 9 to 5 माइंडसेट को थोड़ा डिकोड करते हैं. चलो 9 to 5 का माइंडसेट है कि आप 9 बजे सुबह काम पे आते हो और 5 बजे के बाद आप घर चले आते हो. व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि वो 5 बजे के बाद जब आप घर जाते हो या सुबह 9 बजे से पहले जो आप कर रहे हो उसमें आप क्या कर रहे हो वो डिफाइन कर रहा है आपका वर्क लाइफ बैलेंस. आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी खुद की ग्रूमिंग कर रहे हो, अगर आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो खुद की, कुछ नोबल काम कर रहे हो, जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें करना चाहते हो, अगर वो सारी चीज़ें आप कर लेते हो विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ मॉडरेशन, यू डोंट हैव टू बी एक्सेसिव कि मेरे को रोज़ बाहर जाना है, रोज़ मुझे क्लबिंग करना है, ये वो फैमिली को टाइम देना है, ये वो, आप ये सब कुछ कर सकते हो विदाउट अ 9 to 5 शेड्यूल ऑल्सो. यू डोंट नेसेसरली हैव टू स्पेंड ओनली 8 hours इन ऑफिस एंड डू द रेस्ट ऑफ. आपके 8 घंटे डिफाइन नहीं होता ना कि ये सारे काम करने हैं मेरे को, 8 घंटे चाहिए मुझे ये सारे काम रोज़ करने के लिए. 8 घंटे आदमी सोता है, 8 घंटे काम करता है और 8 घंटे में ये सारी चीज़ें करता है. वो 8 घंटे कभी डिफाइन तो होते नहीं है. आपको तो ये सारी चीज़ें करनी है. अब वो आपके ऊपर है कि आप इसमें 4 घंटे देते हो, 1 घंटा देते हो, 2 घंटा देते हो, 5 घंटे देते हो, और क्या एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ आर इंपॉर्टेंट फॉर यू कि ये मेरे को करना है. सम पीपल इन द नेम ऑफ वर्किंग don't spend any time with their family, but वो संडे को गोल्फ खेलने चले जाते हैं. I've seen people who've done this, who are doing it, but they say I don't have time for a family. अरे आप संडे को गोल्फ खेलने क्यों जा रहे हो? You could use that time to spend with your family ना. या सैटरडे शाम को मैं क्लबिंग जा रहा हूँ पर मैं I don't have time to take my wife out on a date. No, you don't have to go out every Saturday with your colleagues for an happy hour. You can take your wife out for a date on one of those Saturdays. तो बैलेंस बनाना तो देखो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको बनाना ही है, वो सब आपके आसपास के लोगों का हक है आपके टाइम का, वो बैलेंस बनाना आपकी जिम्मेदारी है. बट अगर आप सारी चीज़ें एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए रिजर्व कर लेते हो, दैट इज़ रॉन्ग. दैट आई बिलीव इज नॉट गुड वर्क लाइफ बैलेंस. एज लॉन्ग एज द पीपल अराउंड यू, द पीपल हु मैटर टू यू, द पीपल फॉर हुम यू मैटर, उन लोगों के लिए अगर आप टाइम कार्व आउट कर पा रहे हो और इनफ दे पा रहे हो ताकि वो रिलेशनशिप्स और वो इकोसिस्टम और वो डायनामिक्स वैसे ही रहें जैसे वो रहने चाहिए आइडियल वर्ल्ड में, तो फिर आपको वर्क लाइफ बैलेंस है. बस मैंने सुना है कि जो को फाउंडर होता है, को फाउंडर वाला रिलेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर सेंसिटिव देन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशन. बहुत क्रिटिकल. आपका को फाउंडर के साथ इट थिंग्स हैव बीन गुड और आप उसको मेंटेन करते हो, तो कभी लड़ाई होती है? होती है, बिल्कुल लड़ाई होती है. 2 लोग हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मिलके, अपने डिफरेंट ओपिनियंस हैं, वी डू फाइट. एंड हाउ इज इट डू यू थिंक somebody should choose a co-founder? Because that's a very critical choice. सो मेरे केस में आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ चूजिंग अ को फाउंडर. मेरी लाइफ में वो हमेशा से था. सो मैं मुकुल को 2007 से जानता हूँ. कोचिंग हमने इकट्ठी करी IIT जाने की. उसने थोड़ी बेटर रैंक स्कोर कर ली तो रुड़की चला गया, मैं NSIT चला गया, बट वो रिलेशनशिप कभी टूटी नहीं. आई थिंक क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ अस टू हैव मेंटेन दैट रिलेशनशिप डिस्पाइट आवर कैंपसेस बीइंग सो फार अवे. फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो भी देश के बाहर नहीं गया, मैं भी देश के बाहर नहीं गया. आफ्टर कॉलेज इंडिया में रह गए. उसके बाद जब सोचा कि भाई खुद का कुछ करना है, द डिफ़ॉल्ट गाय बिकेम दैट. सो 2-3 एस्पेक्ट्स अगर देखा जाए कि वाई मुकुल बिकेम माई को फाउंडर, एंड प्रॉब्ली पीपल कैन टेक सम क्यूज़ कि कैसे को फाउंडर चूज़ कर सकते हो. मुकुल और मैंने जो 2 साल की कोचिंग की जर्नी एक साथ जी थी, उसमें काफ़ी एक्सपीरियंसेस हमारे एक साथ थे. हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते थे आउटसाइड ऑफ कोचिंग आवर्स, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे की, ऑल्दो काफ़ी पढ़ाई रिलेटेड होती थी, बट हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए थे उन 2 सालों के अंदर. एंड काफ़ी सारे कामराडरी हम दोनों के आपस में बिल्ड हो गई थी. हमारी कोचिंग 1 साल बाद बंद हो गई थी और हमें कोई और कोचिंग में जाना पड़ा था. एंड हम लोगों ने वो दूसरी कोचिंग स्टार्ट कराई थी अपने ही पिछले बैच के 40 बच्चों को लेके. अच्छा. तो 17-18 साल की एज में हमने एक छोटा सा बिजनेस स्टिंट भी खेल लिया कि हमने किसी और की कोचिंग स्टार्ट करा दी. दूसरे सर थे हमारे, उन्होंने कहा कि हम हेल्प करेंगे पर बैच स्टार्ट करने के लिए बच्चे चाहिए. तो हमने इधर के बच्चों को सबको कन्विंस किया कि तुम हमारे साथ चलो और ये कोचिंग में पढ़ाई करेंगे तो अच्छा आउटकम डिलीवर हो जाएगा. तो वो एक छोटी सी टीम वर्क वाली आप कह सकते हो या बिजनेस कह सकते हो या छोटा सा स्टिंट कह सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप का, वो हम लोगों ने उस टाइम पे कर लिया था.
तो एंड उस स्ट्रगल के बाद भी हम लोगों का आउटकम IITs में अच्छा आ गया था और अच्छे अच्छे कॉलेजेस चले गए, तो हमें लगा कि यार ठीक है, कुछ साथ में मिलकर फाइट मारेंगे तो कुछ ना कुछ लाइफ में हो जाएगा। कॉलेज में भी हम लोगों ने काफ़ी सारे बी प्लान कॉम्पिटिशन में साथ में पार्ट लिया, काफ़ी जीते भी, तो वहाँ पे भी एक कामराडरी बिल्ड हो गई, ट्रस्ट रह ही गया, क्योंकि वो उस स्टेज ऑफ लाइफ में जब आपके पर्सनल इनहिबिशंस नहीं होते हैं, पर्सनल एजेंडाज नहीं होते हैं, वो दोस्ती तब की थी, तो वो ट्रस्ट हमेशा से रह गया हम लोगों का। कंपटीशन नहीं होता आपके बीच में? कंपटीशन होता है, बिल्कुल होता है, बड़ा बट बड़ा हेल्दी कंपटीशन है। वी डू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर एंड कम्पीट करते हैं, बट कम्पीट आइडिया पे करते हैं, कम्पीट डेटा के ऊपर करते हैं, कम्पीट डिबेट्स के ऊपर करते हैं, नॉट ऑन पर्सनल अटैक्स पे हम कम्पीट नहीं करते हैं। उसकी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें उसकी अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ें मेरी अच्छी हैं, कुछ चीज़ें मेरी अच्छी नहीं है। जैसे But कि मेरी अच्छी चीज़ है वो आप बात कर चुके हो। तो आपके को फाउंडर की कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं है? मेरे को फाउंडर की कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं है? आई थिंक ही इज़ अ वेरी पैशनेट गाय इन जनरल। लाइक उसको कुछ भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दोगे तो ही इज़ अ वेरी पैशनेट गाय, बट समटाइम्स ही डज नॉट ड्रॉ बाउंड्रीज बिटवीन हिज पैशन एंड द प्रैक्टिकल अप्रोच टू दैट प्रॉब्लम। ओके तो समटाइम्स दैट सॉर्ट ऑफ मिस हैपन्स विथ हिम। ओके तो वो है, अदरवाइज इज़ अ वेरी नाइस गाय टू बी अराउंड। तो वो है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुकुल एंड आई नेवर जज्ड ईच अदर। आई थिंक यू जज्ड योरसेल्फ इन द बिगिनिंग एंड यू फाउंड आउट इट ओके। हाँ, मतलब जो भी है, हमने कभी एक दूसरे को जज नहीं किया कि तूने ऐसा क्यों किया लाइफ में, तूने ऐसी लाइफ चॉइस क्यों ली, मैंने ऐसी लाइफ चॉइस क्यों ली, व्हाटएवर व्हाटएवर अच्छा, व्हाटएवर। कभी वी नेवर जज्ड ईच अदर, ऑल्दो हमें दुनिया से बहुत जजमेंट मिली है लाइफ में, बट हमने एक दूसरे को कभी जज नहीं किया। सो दैट हैज़ वर्कड आउट प्रीटी वेल। बट इन सब चीज़ों के बावजूद वी अंडरस्टैंड कि भाई ये काम एक पर्पस के लिए कर रहे हैं और वो करते हैं। बट मुकुल और मैं आज की डेट में अगर आप बोलोगे कि भाई तुम क्या पहले दोस्त हो या पहले को फाउंडर हो, वी विल ऑलवेज से वी आर को फाउंडर्स फर्स्ट देन फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स तो अब वो हो गया। वैसे मुकुल और मैं कभी जाके बार में, अब हमें नहीं देखोगे हम दोनों बैठ के बार में एक ड्रिंक पी रहे हैं साथ में, कभी नहीं हुआ ऐसा, इतने सालों की जर्नी में आज तक कभी नहीं हुआ। अच्छा तो हम लोगों ने वो समहाउ हमारा डायनामिक कुछ ऐसा बना कि हम लोग को फाउंडर्स बने हु रिस्पेक्ट ईच अदर क्वाइट अ बिट एंड ट्रस्ट ईच अदर ब्लाइंडली। I see. So it's just a really solid professional relationship, which is not entirely professional, but it is not entirely chatty buddy also. करेक्ट, इट इज़ नॉट एंटायरली चटी बटी, बिकॉज उसी के बेसिस पे ना हम वो बाउंड्री भी ड्रॉ कर पाते हैं कि देखिए डिबेट हो रही है, ये ना लड़ाई आइडिया की है, ठीक बात है। दिस इज़ नॉट I know. यू टेकिंग अ स्टैंड फॉर मी और आई टेकिंग अ स्टैंड फॉर यू, व्हाटएवर, या तू दोस्त है तो चल मान लेते तेरी बात। Lot of emotional intelligence. इतने सालों में वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो गई। No, in you, I mean, not just with your relationship with the co-founder, you must be experiencing and you must have are exhibiting a lot of emotional intelligence in all of the things you have said. Which brings me to my final question and the point of this podcast. इसका point ये है कि syllabus of life वो चीज़ होनी चाहिए जो स्कूल और कॉलेज कभी सिखा ही नहीं सकता। आपसे बेटर कौन जानेगा इस चीज़ को, बिकॉज यू आर योर सेल्फ ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन दोज फ्रंट्स इन द एटलीस्ट इन द IIT, इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड। क्या होना चाहिए वास्तव आपके हिसाब से इन द सिलेबस ऑफ लाइफ? 3-4 चीज़ें होती है फंडामेंटली जिसको बच्चे को स्कूल कॉलेज में जल्दी सीख लेनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे आर लर्निंग इन डेफिनेट सब्जेक्ट्स। स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड टीच किड्स अबाउट मनी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा कैसे चलता है। दे शुड टीच सेल्स, आप किसी भी चीज़ को सेल कैसे करते हो, मार्केट कैसे करते हो, क्या आगे बढ़ाते हो। दे शुड टीच द वैल्यू ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, आप रिलेशनशिप्स को कैसे नेविगेट करते हो, कैसे मेंटेन करते हो, कैसे ग्रो करते हो, कैसे इवॉल्व करते हो। ये 3 चीज़ें स्कूल के अंदर ही, और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, एथिक्स। ये चार चीज़ें बच्चे को स्कूल में कॉलेजेस के अंदर घोट के सिखा देनी चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें बच्चे ने एस कर ली ना, अगर उसने इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन भी एस नहीं कर रखी, अगर ये 4 चीज़ें एस कर ली हैं, वो बच्चा लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। अगर ये नहीं एस करी है तो नो मैटर जितना आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लिया है स्कूल कॉलेज में, इट विल नॉट गेट यू एनीवेयर एल्स इन लाइफ। दीज 4 थिंग्स आर द मोस्ट एसेंशियल टू सक्सीड इन लाइफ। अगर ये 4 चीज़ें आती हैं तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन। हमने बात करी फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, स्टार्टअप्स की, फाउंडर्स की, लक की, जो सारी बातें सब। एक फैक्टर जो बोलना ज़रूरी है, ऑन द फेस ऑफ इट है, बट कोई बात ही नहीं करता उसका, इंटेलिजेंस। इन सब चीज़ों के पीछे द फैक्ट दैट यू आर सक्सेसफुल, द फैक्ट दैट अदर पीपल आर सक्सेसफुल, वट एवर, देर इज समथिंग कॉल्ड IQ,
देयर इज समथिंग कॉल्ड जस्ट रॉ इंटेलिजेंस, जिसके बिना कुछ नहीं होता है। और चाहे हम जितना मर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ इंक्लाइन हो जाएं, don't you think that intelligence is a really critical factor that is left out of the equation in all of these conversations? Sir, intelligence is also a function of the experiences that you've had in life. So, for example, I am one of the privileged few, even though we were not from a very rich family, but my parents ensured कि school अच्छे गया, अच्छे बच्चों के साथ compete किया school में. I was always into sports. I was put into sports. Fortunately, Yamuna Sports Complex was very near to my house, so I played tennis, I played cricket, I swam. I did a lot of these sports activities, which got me a lot of exposure. My parents always pushed me कि extra currics कर, debating कर, singing कर, dancing कर, जो हो सकता है कर. Participate. Do not fear before getting into any sort of a war. And they ensured कि never believe कि तू किसी से भी कम है life में. You can do anything, whatever you desire, you can do anything in life. तो ये इंटेलिजेंस जो बनी, जो रॉ IQ बनी, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड. एंड मेरा एक और बिलीफ है, इंटेलिजेंस जो डेवलप होती है ना बच्चे के अंदर, वो वूम में डेवलप हो जाती है. जो Okay, so बच्चा, you believe it is genetic? इट इज़ नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरली जेनेटिक, बट द एक्सपीरियंसेस द चाइल्ड गोज थ्रू इन द वूम एंड द फर्स्ट 4 formative years of his life. Fortunately for me, those were great. मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज थी, and when they conceived me, they were doing fairly well financially, at least for their living standards, for whatever Stress they want. levels नहीं Stress होंगे। levels बहुत कम थे उनके. उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू करी थी स्क्रैच से. 2 साल में एक वो लेवल तक आ गए थे कि भाई they were living under one roof. They had bought a Maruti 800, a car. They had a couple of helps to take care of me, my mom, Right. everybody else, etc. So they were living a fairly comfortable life at that point in time when they were conceiving me. Yeah. And जो शुरू के भी 3-4 साल थे, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग गुजरे मेरी लाइफ में. मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देख लिए. फिर मैंने डैड का डाउनफॉल भी देखा, उसमें फाइनेंशियल डाउनफॉल भी देखा. मेरी सिस्टर भी आई मेरी लाइफ में. एंड उन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा कि लाइफ के प्रैक्टिकल रियलिटी ये होती है. तो दोज एक्सपीरियंसेस ऑल्सो फॉर्म्ड. Yeah. बट वूम में बच्चे का क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो काफ़ी हद तक डिफाइन कर देते हैं कि बच्चे का इंटेलिजेंस कैसे बनेगा. डजेंट हैव टू बी कि यार मम्मी पापा ने IAS क्रैक किया, उस UPSC क्रैक किया वो हो. तो- but माई डैड वॉज अ स्कूल ड्रॉप आउट. Yeah. Yet I was fortunate enough to go to one of the most premier schools in the country, one of the most premier colleges in the country. My dad was a school dropout. तो वो जेनेटिक नहीं है, बट माई डैड इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन. इज़ वन ऑफ द स्ट्रीट स्मार्टनेस उनके अंदर बहुत भर भर के है. तो probably some of that translated into me. Mom taught me discipline, academic discipline in life. But you तो know, वो सारे Bhaskar- एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो जाके वो डिफाइन होता है. बट इसकी एक बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशन निकल के आती है भास्वत, और वो ये है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो गया उस टाइम पे, उसमें हमारे को कुछ चॉइस नहीं है. हाँ बिल्कुल. हो चुका है हमारे साथ. आज की डेट में अगर हम ये सुन रहे हैं, दैट मीन्स दोज लाइन्स हैव ऑलरेडी बीन ड्रॉन फॉर यू. But that is purely from academic IQ, not necessarily what your outcome in life will be. आप लाइफ में एक्सपीरियंसेस अपने डिफाइन करते हो. आप लाइफ में जो चॉइसेस लेते हो, उससे आप एक्सपीरियंसेस आपके डिफाइन होते हैं लाइफ में. उससे डिपेंड करता है कि आपका इंटेलिजेंस कहाँ पे डिस्प्ले होता है. नॉट एवरी सक्सेसफुल एकेडमिक इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सक्सेसफुल प्रोफेशनल. Yes. नॉट एवरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल इज अ ग्रेट फैमिली मैन. Yeah. दैट इज ऑल्सो इंटेलिजेंस. दिस इज ऑल्सो इंटेलिजेंस. Yeah. But It is about whatever, choices you make. yeah, whatever cards were dealt to you, उसी में आपको खेलना है, और उसमें कोई कंट्रोल नहीं है. उसमें कंट्रोल तो नहीं है, बट बट उसके बाद चॉइसेस आप लेते हो अपनी लाइफ में. लेते हो और कुछ हद तक कंट्रोल रहता है. बिल्कुल बट हाँ, इन चीज़ों का भी फैक्टर है, और एटलीस्ट एक्नॉलेज करना ज़रूरी है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो किसी को भी ना क्रिटिसाइज करने से पहले ये देख लो कि एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं उसकी लाइफ में. या इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू क्रिटिसाइज एंड जज अदर पीपल. तो मेरी लाइफ में ये बहुत बड़ा चेंज आया कि जजमेंट बहुत कम कर दिया लाइफ में. क्योंकि लाइफ में किस सर्कमस्टांसेस से आदमी कहाँ से कहाँ आया है, वो नहीं पता हम लोगों को. तो जज नहीं करना चाहिए किसी को किसी भी चीज़ के एस्पेक्ट पे. तो वो क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं था ना कि क्या एक्सपीरियंसेस गुजरे उसकी लाइफ में कुछ. तो हेंस यू शुडंट जज पीपल. सो जब वैसे मैं ऑडियंस को बता दूं दैट दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड कॉन्वर्सेशन, जब मुझे पता चला था कि पोलारिस क्या है और ये IIT में व्हाट द इंटरवेंशन इज़, इट ब्लू माई माइंड. मैंने कभी नहीं सोचा था, और मुझे लगता था कि कोई कॉलेज बनाना या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना तो चलो एक रिटायरमेंट के लेवल पे बात है, जब बहुत बड़ा कोई आदमी बन जाता है तो फिर वो करता है. इन्होंने कर दिया है. ही डन इट.
That is why I'm completely staggered by the way of thinking, and that is why we are having this conversation. So, Bhaswat, what is Polaris and what have you done? सर तो थोड़ा पर्सनल स्टोरी भी है. मेरा खुद का आईआईटी नहीं हुआ था, ऑल्दो आई वेंट टू अ वेरी गुड कॉलेज, You बट went to NSIT. I went to NSIT in Dwarka, one of the most premier colleges in the country, but not an IIT. And मेरे को 7 साल की उम्र से पता था कि मुझे IIT आना है. तो for that guy to not go to IIT, it was a big dream shattered. Yeah. But very honestly, my journey in college was really good. उसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट जा पाया. माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी मैंने काम किया. बहुत कम लोग जाते हैं देश भर में टू हु गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एंड इट एंटायरली हैपेंड बिकॉज मेरी कॉलेज की जर्नी बहुत अलग थी कंपेयर टू लॉट ऑफ IITians. अ लॉट ऑफ IITians डू नॉट गेट थ्रू अ कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट. Yes. तो वो है. एंड उसके बाद कंपनी स्टार्ट करी, कंपनी स्केल हो गई, एक अच्छे लेवल पर आ गए. तो पहली चीज़ तो यही रियलाइज़ हुई कि IIT ज़रूरी नहीं है टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. ठीक है. हम लोग खुद इतने इंजीनियर्स हायर करते हैं, इतने प्रोफेशनल्स हायर करते हैं. वी नेवर हायर फॉर पेडिग्री, क्लास प्लस नेवर हायर फॉर पेडिग्री. एंड उसके बावजूद क्लास प्लस में इतने सारे मैजिकल लोग आए, तभी क्लास प्लस का पूरा मैजिक बन पाया. तो नॉट द एंटायर बेस्ट टैलेंट ऑफ द कंट्री इज़ इन IITs और IIMs. दूसरी चीज़ सर, IIT में घुसने का जो प्रोसेस होता है सर, एक एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है. वो 3-6 घंटे का एक एग्ज़ाम होता है, जिसको आप कैसे लिखते हो उसके बेसिस पे आपकी आगे की लाइफ की जर्नी डिफाइन हो जाती है. ठीक बात. बिकॉज फ्रेंकली सर, गोइंग टू एन इंस्टीट्यूट लाइक IIT एट्सेट्रा गिव्स यू सर्टन प्रिविलेजेस, गिव्स यू एक्सेस टू सर्टन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो नॉर्मली लोगों को नहीं मिलती. ठीक बात है. एंड उसका आउटकम कैसे डिसाइड हुआ? बिकॉज आपने एक 3-6 घंटे का एग्ज़ाम लिखा है. बाय द वे, IIT के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट होती है ऑन स्टूडेंट्स, जितने फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, दे आर टॉप नॉच. एंड जो उस एग्ज़ाम को क्रैक करके निकलते हैं और IIT जाते हैं, दे फुल्ली डिजर्व वॉट दे आर गेटिंग इन IITs. बट माई पॉइंट इज, दे आर नॉट दी ओनली वंस हु डिजर्व ग्रेट एजुकेशन और ग्रेट मेंटरशिप. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट गेट थ्रू IITs बिकॉज उस दिन वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ. प्रॉब्ली IIT के एग्ज़ाम की तरह उनका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, बट जनरली दे आर स्मार्ट पीपल. बहुत सारी एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे का IIT नहीं होता. बट दैट डज नॉट डिफाइन कि उसको अच्छा मेंटरशिप, अच्छा गाइडेंस या वो कुछ भी डिजर्व नहीं करता जिससे वो एक IITian के साथ खड़ा होकर उसी के लेवल का करियर बना सके. तो जब हमने पोलारिस स्टार्ट किया था, हमने इसी कोहॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया कि जो बच्चा लाइफ में सीरियस है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, एम्बिशन है, अपना विजन देखता है और अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाया, पोलारिस उन लोगों के लिए है. अब हम ही पोलारिस अच्छे से क्यों कर सकते हैं? क्या पोलारिस एक कॉलेज है? पोलारिस इज़ अ कॉलेज. आपने कॉलेज स्टार्ट कर दिया है? बिल्कुल. अच्छा. व्हाट इज डिफरेंट अबाउट इट एग्जैक्टली? सो वेरी सिंपली पुट, पोलारिस के अंदर जो करिकुलम है, इट इज़ वेरी डिफरेंटली डिज़ाइंड. इट इज़ वेरी इंडस्ट्री ओरिएंटेड. ओके. तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड क्यों है सर? वी स्टार्टेड दिस कंपनी. क्लास प्लस इज़ one of the larger SaaS companies built in India for India. SaaS means software as a service. Okay. तो हमने एक टेक्नोलॉजी की कंपनी बनाई है जिसकी स्केल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. एंड उस स्केल का टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोगों ने पूरी जर्नी देखी कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व कैसे होती है, किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई करते हो, और कौन लोग होते हैं जो उस प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी को बनाते हैं. तो that is the I think the end goal of going into the IIT also. यही चाहते हो आप? करेक्ट. यही करना चाहोगे कि एम्प्लॉयबिलिटी आपकी अच्छी हो जाती है. तो हमने बहुत सारे इंजीनियर्स हायर करे, बहुत सारे इंजीनियर्स को ट्रेन किया है, बहुत सारे इंजीनियर्स स्केल हुए हैं हमारी कंपनी में इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोडक्ट दैट वी हैव बीन एबल टू बिल्ड. तो हमें समझ में आया कि फ्रेशर इंजीनियर कैसा आता है, एंड फ्रेशर इंजीनियर ट्रेन कैसे होता है, एंड कैसे आगे बढ़ता है. तो इतनी सारी जो हम लोगों ने पिछली 6 सालों की लर्निंग्स ली हैं, हम लोगों ने कहा है कि करिकुलम हम थोड़ा डिफरेंटली डिज़ाइन करेंगे, ताकि बच्चे को, जब बच्चा कॉलेज से बाहर निकले, हमारा फ्रेशर बच्चा फच्चा ना कहलाया जाए, फ्रेशर ना कहलाया जाए, बल्कि एक रेडी टू वर्क प्रोफेशनल कहलाया जाए. अच्छा. तो व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट पोलारिस इज, सबसे पहले तो सर, पोलारिस का कैंपस इज़ इन द IT हब ऑफ बैंगलोर. बैंगलोर इंडिया का IT हब है, और उसमें भी जो प्रॉपर IT का हब है, जो कैंपस है हम लोगों का, वहीं पे सिचुएटेड है. इससे भी बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ता है. बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस एक्सेट्रा होते हैं जो कि शहरों के बाहर होते हैं, 60-60 किलोमीटर दूर होते हैं, हाईवेज़ के बगल में बने होते हैं, जहाँ पे पोटेंशियली कोई रिक्रूटर जाना भी नहीं चाहता, और बच्चे को भी इंस्पिरेशन के लिए इतनी चीज़ें नहीं मिलती, नहीं दिखती हैं. हम लोगों ने लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिकली चूज़ करी है कि IT हब में खोला है हमने अपना कैंपस, और ताकि बच्चे को बिल्कुल क्लियरली दिखे कि
फ्यूचर कैसा होगा, जो आप विजन की बात कर रहे थे, विजन लैकिंग होता है, हाँ। हमने शायद वो विजन देने की कोशिश करी है कि आपकी लाइफ कैसी दिख सकती है बाय सिचुएटिंग आवर कैंपस देयर. सेकेंडली सर, जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो मेंटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे ऑलरेडी आर क्रिएटिंग बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा, और वही लोग आके इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, विच इज़ so वेरी these are- डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे एकेडमिक्स होते हैं. एकेडमिक्स की तरह से पढ़ाई करी जाती है. हाँ. हम लोगों ने इन लोगों को चूज़ किया है so that they can teach students on how best to understand and build technology in the future. So it's industry people teaching. Industry people teaching. Okay. Thirdly, sir, the number of practical projects, the number of internships which are integrated within the curriculum, वो बहुत ज़्यादा है compared to a traditional college. तो वो हम लोगों ने इंश्योर करा है कि बच्चा जब हमारे कॉलेज से बाहर आए 4 साल करके, उसने 5,000 घंटे की कोडिंग कर रखी है, रेलेवेंट 3 से 4 इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, 5,000 घंटे की कोडिंग कर रखी है. नो कोडिंग बूट कैंप, नथिंग रिक्वायर्ड. नॉट जस्ट बूट कैंप कुछ नहीं सर, 5,000 घंटे की कोडिंग कर चुका है वो. हाँ. कम से कम सर इंटर्नशिप्स में ही वो करीब 1 साल लगा चुका है. तो देखा जाए वो 2 से 3 साल एक वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी कॉलेज के अंदर ही ले चुका है. मतलब वो तैयार है कि अगर आप उसको अब्जॉर्ब करते हो अपनी कंपनी के अंदर, वो फर्स्ट डे से काम करना स्टार्ट कर सकता है, कॉन्ट्रीब्यूट करने लग जाएगा. अनलाइक जो टिपिकल फ्रेशर्स आते हैं जिनको 6 महीने 1 साल का ट्रेन करना पड़ता है, और उसके बाद जाके वो काम करने लगता है. तो हमारा फोकस पोलारिस में सिर्फ एक ही है कि हमारा जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकले हमारे इंस्टीट्यूट से, दे आर रेडी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स एंड दे आर नॉट जस्ट कॉल्ड फ्रेशर्स. तो ये डिफरेंट ब्रीड ऑफ प्रोफेशनल्स हम लोग को राइट आउट ऑफ कॉलेज क्रिएट करने हैं, विच इज़ द विजन वाई विथ विच वी हैव क्रिएटेड पोलारिस. ओके. तो अगर मैं इसको फिर से ट्रांसलेट करूं, क्योंकि आपने बताया, आपने डिटेल में बताया, बट जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है आपने उसको बाईपास कर दिया. आपने वो इंजीनियरिंग वाला जो क्रेज़ है, यू वेंट स्ट्रेट टू द पॉइंट. पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू अर्न मनी फॉर योर सेल्फ. अगर अर्न मनी जॉब से नहीं कर सकते तो यू शुड बी एबल टू अर्न मनी थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप. तो इसलिए वही करा जाए अल्टीमेटली, और वैसे ही लोगों से पढ़ो और वैसे ही लोगों से मेंटरशिप लो जो आपको वो करा दें, जो खुद ही कर रहे हैं, जो खुद एक्चुअली में कर रहे हैं. ये आपने प्रोवाइड कर दिया. ये और कहीं नहीं होता है इन द आईटी हब ऑफ बैंगलोर, ताकि बच्चे को वो एक्सपोजर भी मिले कि जब कॉलेज से निकलेंगे लाइफ कैसी होगी उन्हीं कंपनीज में. अच्छा, उस लोकेशन का भी बहुत एडवांटेज है. बच्चा फिर ना फाइट भी मारता है कि उन्हीं कंपनीज में आके इंटर्नशिप का क्रैक करूँ, वहीं नेटवर्क करता है, प्रोफेशनल से मिलता है, समझता है. ये सारी चीज़ें आपके हमारे टाइम पे कॉलेज में नहीं सिखाई जाती थी. दैट इज़ समथिंग डिफरेंट दैट वी हैव ट्राइड टू डू. सो तो ये जो बड़ा सोचने वाली मैं बात कर रहा था, अब यही मैं आई वांट टू हाईलाइट दिस, एम्फसाइज दिस, कि भी आप जो है यू आर जस्ट चेंजिंग द वे पीपल नाउ अप्रोच आईआईटी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग जो इतना क्रेज़ है, जो हमारे देश में भरे हुए हैं सारे, इतने सारे इंजीनियर, हर किसी को इंजीनियरिंग करनी है. वो क्यों करनी है? इट बॉयल्स डाउन टू योर एम्प्लॉयबिलिटी, राइट? Absolutely. The potential revenue and salary that you can create, Absolutely. which is supposedly should be high because it's supposed to be a demand. And the thing which is so insanely competitive also and lucrative also is computer science. Correct. AI, ML, अब जो Correct. मतलब World is changing around us because of technology and computer science. बिल्कुल फुल स्पीड से. तो आपने सीधा यू वेंट टू द सोर्स, और आपने मतलब पता नहीं बात हो रही थी, बात होते होते एक दिन पता चला कि आपने स्टार्ट कर दिया. तो दैट विजन एंड दैट एग्जीक्यूशन इज़ वॉट रियली हैज़ इम्प्रेस्ड मी. अब इसमें आई एम श्योर आपने इन्वेस्टमेंट भी लगाई होगी, रिस्क भी लगेगा, सब कुछ होगा, तो उसके बावजूद आपने ये कर दिया. दैट इज़ वॉट सुपर, आई थिंक इज़ सुपर इम्प्रेसिव एंड समथिंग वर्थ नोटिंग, समथिंग वर्थ लर्निंग फ्रॉम. पर सर हमारी सक्सेस तभी डिफाइन होगी जब हमारे बच्चे एक्चुअली, हम उन बच्चों को आउटकम डिलीवर कर पाएंगे. इट्स नॉट अबाउट, सो पोलारिस रेवेन्यूज़ के लिए या प्रॉफिट्स के लिए नहीं कर रहे हैं. अगर हमने वो आउटकम डिलीवर कर दिया बच्चों के लिए, तो वो सब तो ऑटोमेटिकली आएगा. वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर्स इन एजुकेशन इज़ अ कॉलेज और अ स्कूल वेंचर जो आउटकम्स डिलीवर करते हैं, जिनका ब्रांड बन जाता है. ओके. वंस दैट हैपन्स, तो वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो होना ही होना है. अगर आप बच्चों को आउटकम डिलीवर कर पा रहे हो, तो दैट इज़ द अल्टीमेट सक्सेस इन एजुकेशन. आपके बारे में दो फाइनल चीज़ें मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा जो मुझे लगता है, मैं जानता हूँ आपको. एक तो ये है, देयर आर 2 स्टेलर थिंग्स इन यू लैक एरोगेंस. देयर इज़ नॉट अ हिंट ऑफ एरोगेंस और ईगो, डिस्पाइट योर इंटेलिजेंस विच यू हैव प्लेंटी, despite your successes, despite whatever you have done in this age. Number 2 is your clarity of thought. I've never seen you fumble. You're clear. Your words come out clear. You're thinking clear.
You are spending money in keeping your head clear. I've done enough meditation retreats to know कि आप अपने दिमाग के क्लटर को साफ कर रहे हो डेली बेसिस पे. You are doing a daily meditation practice. Yeah, correct. And that is attributing to your mental clarity. Absolutely. Keeps me sane. Keeps sane. Would you say that you would not be where you are without it? Yeah. You would Absolutely. say that. I would say that. Thank you. Then that also will be included in the syllabus of life. It is such a pleasure having this conversation with you. Thank you so much for it. It has so much value in it that I will myself have to see it a couple of times to get everything from it. Thank you so much for hosting me and having this wonderful conversation. Thank you so much. Pleasure is mine. Thank you. तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स if you want me to speak to other founders, other entrepreneurs, and people like Bhaswat who have done something different from just uniformed services in UPSC or IAS or IPS and defense, who have done something other than the normal, who have done something which you are curious about, which should be included in the syllabus of life. In my opinion, it should be, but your opinion is more important. So let me know and I'll take it forward. Thank you.